नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर सोनी स्वागत करता हूं आपका दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो हम प्रारंभ करते हैं इतिहास के 10 महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद इम्पोर्टेंट हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। क्या पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी तो पानीपत के पहले युद्ध से संबंधित था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। क्या तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था? नहीं, वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। ये बिल्कुल सही बात है। जो प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास में बड़ी ही एक रिवोल्यूशनरी घटना आप कह सकते हैं। इसी के बाद अंग्रेजों ने अपनी जड़ें बड़ी तेजी से जमाना प्रारंभ कर दिया था। तो ये प्लासी का युद्ध ही था और ये किसके कारण हुआ? ये हुआ था मीर जफर के कारण। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं, ये सही है। तो ऑप्शन होगा केवल 3 सही है, केवल 3 सही है। व्याख्या देख लेते हैं। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें किसकी हार हुई थी? मराठों की। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है। किसके बीच है? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। हार किसकी होती है? मराठों की हार होती है। मतलब जीत किसकी होती है? अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर हराता है किसको? इब्राहिम लोदी को। कथन दो में टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि हुआ था 1799 में। याद रखिएगा, चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध है कब हुआ था? 1799 में। प्लासी का युद्ध था 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। 1757 प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? एक तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। मीर जाफर जो कि नवाब का सेनापति था, इसने अंग्रेजों से, रॉबर्ट क्लाइव से जाके क्या कर लिया? अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्लाइव ने कहा तुम लड़ोगे उसकी तरफ से लेकिन हथियार नहीं उठाओगे। तो जो सेनापति था उसने अपने सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया और अंततः सिराजुद्दौला हार गया, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, जिससे सिराजुद्दौला की क्या हुई थी? हार हुई थी। ठीक है। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? क्या पूछा गया है? सही नहीं पूछा गया है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। बंगाल में जो राजस्व कृषि पद्धति किसने प्रारंभ की थी? बंगाल में राजस्व इजारेदारी जो थी, ठेकेदारी की प्रथा थी, वो मुर्शिद कुली अली खान ने की थी। अली मर्दान खान तो एक इंजीनियर थे जो कि नहरों के संबंध में जाने जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे। बिल्कुल सही बात है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया था। यह भी बिल्कुल सही बात है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। यह भी बिल्कुल सही बात है। तो सही नहीं है कौन सा है? अली मर्दान खान वाला। तो ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट वाला। बंगाल में राजस्व कृषि इजारेदारी पद्धति की शुरुआत मुर्शिद कुली अली खान द्वारा की गई। अली मर्दान खान एक कुशल इंजीनियर थे और प्रशासक थे, नहरों के निर्माण में योगदान दिया था। अली मर्दान खान को किस लिए जाना जाता है? अली मर्दान खान को जाना जाता है क्योंकि वो इंजीनियर थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर थे नहरों के निर्माण के लिए। महाराजा रणजीत सिंह थे, इन्होंने अपनी सेना थी इनकी फौज खास को यूरोपीय पद्धति पर आधुनिक बनाने के लिए फ्रांसीसी और इटालियन जो स्पेशलिस्ट थे, फ्रेंच और इटालियन जो स्पेशलिस्ट थे, उनकी मदद से तोपे बनाने के लिए आधुनिक कारखाने स्थापित किए। कहाँ पर? लाहौर के अंदर। रणजीत सिंह जी भी अपने समय से
आगे चलने वाले बड़े ही दूरदर्शी जो है व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और रणजीत सिंह जी ने लाहौर में जो तोपें ढालने का कारखाना स्थापित किया फ्रांसीसी और इतालवी, फ्रेंच और इटालियन एक्सपर्ट्स की मदद से। आमेर में सवाई जयसिंह, बिल्कुल, ये जयसिंह द्वितीय जो थे, सवाई जयसिंह द्वितीय खगोल विज्ञान और गणित के बहुत बड़े प्रेमी थे और बड़े ही एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे। इन्होंने जगत सिंह के नाम से यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा आदि जगह पर इन्होंने क्या करवाई, वेधशालाएं बनवाई, जिनको हम क्या कहते हैं, जंतर मंतर। अगर आपने जंतर मंतर विजिट नहीं किया है तो जंतर मंतर जरूर एक बार विजिट करके आइए, वहां पर देखिए कि उस समय को जिसको हम पिछड़ा हुआ मानते हैं उस वक्त भी कितनी एडवांस मैथमेटिक्स और कैलकुलेशंस के लिए यंत्र बनाए गए हैं। मैसूर में टीपू सुल्तान ने बिल्कुल जो देवी शारदा है उनकी मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। जब मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी मंदिर पर छापा मारा और मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया तो टीपू सुल्तान ने जगत गुरु शंकराचार्य को पत्र लिख करके मूर्ति के पुनर्निर्माण और मंदिर के रखरखाव के लिए धन और आवश्यक सामग्री प्रदान की थी। ये उनकी धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। टीपू सुल्तान की धार्मिक सहिष्णुता या गंगा जमुनी जो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए आपको कहीं पर लिखना पड़े तो आप इसको लिख सकते हैं, अपनी कॉपी के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि टीपू सुल्तान क्या कर रहे थे। टीपू सुल्तान जो कि श्रृंगेरी मठ है वहां पे देवी शारदा की जो मूर्ति है उनको जब नुकसान पहुंचाया गया तो टीपू सुल्तान ने ही उसके पुनर्निर्माण के लिए क्या किया था, धन सहायता दी थी। ओके, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब ये जो सुमेलित कीजिए, कम से कम आपको 1 से 2 चीजें इसमें याद होनी चाहिए। जैसे इलाहाबाद की संधि है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 के अंदर। जो मंगलोर की संधि है वो कब हुई थी, 1784 के अंदर। ऑप्शंस इसमें शो नहीं हो रहे हैं अभी, तो आपको अगर 2 भी आपको क्लियर हैं तो प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप इस क्वेश्चन को सही कर सकें। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल जो ये क्वेश्चंस आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाने के लिए भी आ सकते हैं, इनके लिए आपको सन का हल्का फुल्का आइडिया होना बहुत ही जरूरी है। देख लेते हैं हम, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। कब हुई थी, 1765 में। बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव और कौन था, मुगल सम्राट था आपके शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजा उद्दौला। अवध का नवाब शुजा उद्दौला और जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, इनके बीच में इलाहाबाद की संधि हुई 1765 के अंदर। मैंगलोर की संधि की बात करें, ये 1784 में हुई थी, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंत में हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। मैंगलोर की संधि किस किस के बीच में हुई, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। सालबाई की संधि की हम बात करें 1782 में हुई थी। ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई। सालबाई की संधि हुई थी 1782 के अंदर। जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था उसको समाप्त करने के लिए ये संधि हुई। मद्रास की संधि हुई 1769 के अंदर। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसके बाद हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 में। जो मैंगलोर की संधि थी वो 1784 में। जो सालबाई की संधि थी वो 1782 के अंदर और जो मद्रास की संधि थी वो 1769 के अंदर। सालबाई की संधि मराठे इसमें शामिल थे, मद्रास की संधि इसमें हैदर अली शामिल था। मैंगलोर की संधि की हम बात करें, इसमें टीपू सुल्तान था और इलाहाबाद की संधि में कौन था, इलाहाबाद की संधि में जो मुगल सम्राट था उस समय शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब था शुजा उद्दौला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ। क्या ये सही बात है कि पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ था? नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। ये भी गलत बात है क्योंकि टीपू सुल्तान जो है युद्ध अपने इसको एक बड़ी अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी, अपने ये राज्य का एक बहुत बड़ा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध आपको याद रखना है, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य ही दिवंगत हुआ। 1799 में अभी हमने पढ़ा था
कि जो टीपू सुल्तान था वो मारा गया था अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की क्या करते हुए, रक्षा करते हुए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया, और ये बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था इसमें हैदर अली जीता था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें कौन जीता था, अंग्रेज या हैदर अली? हैदर अली जीता था। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो अनिर्णायक रहा, क्योंकि मंगलोर की संधि पर वो युद्ध समाप्त कर दिया गया। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध वो अनिर्णायक रहा था, मंगलोर की संधि पर उसे समाप्त कर दिया गया। तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है इसमें टीपू सुल्तान हार गया था। कौन हार गया था? टीपू सुल्तान हार गया था। उसे अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। तीसरे ऑप्शन में था कि उसे कुछ नहीं देना पड़ा था, जबकि टीपू सुल्तान हार गया था और बड़ी अपमानजनक संधि उसको करनी पड़ी, अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था 1799, मैं वापस से आपसे कह रहा हूँ, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए मारा गया। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है। कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? देखिए पूछा गया है कब मारे गए, 1799। जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था उसी में मारे गए थे। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था उसी में मारे गए। टीपू सुल्तान चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 4 मई 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को किस लिए जाना जाता है? सहायक संधि के लिए। किसके लिए? सहायक संधि के लिए। ओके। 1793 किस लिए फेमस है? ये वो सन है जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में आपके परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया था, वो लागू किया था। ओके। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी बताइए आप। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? क्या हैदर अली के साथ की? हैदर अली के साथ नहीं की, क्योंकि हैदर अली जब ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी उससे पहले हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी। डुप्ले तो एक फ्रांसीसी गवर्नर था। नंदराज वो व्यक्ति था वाडियार वंश का जिसको हटा करके हैदर अली ने अपना जो है कब्जा किया था, शासन किया था। तो नंदराज तो हैदर अली से भी पहले था। हैदर अली की मृत्यु रंगपट्टनम की संधि से पहले हो चुकी थी। डुप्ले के साथ ये संधि होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि डुप्ले तो कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर था। तो एकमात्र ऑप्शन हमारे पास बचता है टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 के अंदर। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 के अंदर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति पर। कौन था उधर? अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस था और इधर था टीपू सुल्तान। इस संधि के तहत टीपू को अपना आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में देने पड़े थे। अभी लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने देखा था कि बड़ी अपमानजनक संधि थी श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के अंदर हुई। लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी उसके अंतर्गत टीपू को, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान से क्या क्या ले लिया? एक तो उसका आधा राज्य ले लिया और उससे युद्ध हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए। आप सोचिए 3 करोड़ रुपए आज भी कितने बड़ी रकम है। उस समय 3 करोड़ रुपए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उससे युद्ध हर्जाने के रूप में लिए थे। हैदर अली की मृत्यु तो 1782 में ही हो गई थी, इसलिए उसके साथ रंगपट्टनम की संधि करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। डुप्ले तो फ्रांसीसी गवर्नर था, वो कोई मैसूर का शासक था ही नहीं। टीपू सुल्तान ही सही आंसर है। और नंदराज जो वाडियार वंश का वास्तविक शासक था, उसी को हटाकर हैदर अली ने क्या संभाली थी? सत्ता संभाली थी। ओके। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहां हराया था? टीपू सुल्तान ने, अभी आपने तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध देखा उसके अंदर उसको अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध आपने देखा, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के अंदर क्या हुआ था? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। श्रीरंगपट्टनम जो उसकी राजधानी थी उसका बचाव करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780, बात है 1780 की, कहां हराया था? क्या हैदराबाद में, पोल्लीलुर में, सेरिंगपट्टनम में या निजामाबाद में? आपको याद होना चाहिए ब्रिटिश सेना को हराया था पोल्लीलुर में। कहां पे हराया था? पोल्लीलुर में। जी हाँ,
जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था 1780 से 84 के बीच में, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, चौथी में 1799 में वो मारा गया था। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें 1780 में पोलिलूर के युद्ध में हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान कर्नल बेली के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को बुरी तरह से पराजित करते हैं। 1782 में किसकी मृत्यु हुई थी? 1782 के अंदर मृत्यु होती है हैदर अली की। उसका बेटा टीपू सुल्तान उसके बाद उसका सक्सेसर बनता है, उसका उत्तराधिकारी बनता है शासक मैसूर का। लेकिन उससे पहले हैदर अली जो लोहा ले रहा था किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। हैदर अली जो लोहा ले रहा था उसके साथ उसका पुत्र भी बराबर कंधे से कंधा मिला करके और अपने पिता का साथ दे रहा था। जो 1780 में पोलिलूर का युद्ध हुआ, इसमें कौन जीतता है? इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों जीतते हैं अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था उस वक्त? कर्नल बेली। ओके, सेरिंगपट्टनम जो कि पहले क्या हुआ करती थी? मैसूर की राजधानी, और यहाँ पे युद्ध बाद में हुए थे। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? अगर आप देखें, सिर्फ और सिर्फ एक शासक का नाम आता है जो कि अपने समय से आगे की सोच रखने वाला था और जो मतलब बेहद क्रांतिकारी, बेहद इनोवेटिव विचार। आज की जो डिप्लोमेसी है वो डिप्लोमेसी की झलक उसकी जो है इसमें दिखाई देती है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाई देती है, उसकी सरकारी नीतियों में दिखाई देती है। ऐसा शासक कौन था? ऐसा शासक था टीपू सुल्तान। शाह आलम द्वितीय तो बहुत ही कमजोर एक मुगल बादशाह हुआ है। मीर कासिम, मीर जाफर के बाद जो सक्सेसर हुआ वो भी अंग्रेजों की कठपुतली वाला व्यक्ति था, और हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी थे। हालांकि ये भी इनोवेटिव थे, लेकिन जो दूतावास जहां तक स्थापित करने की बात है कि अपना एक जो है स्थायी नुमाइंदा वहां पर होना चाहिए दूसरी जगह पर, ताकि कौन कौन सी चीजें वहां पर चल रही है उससे हमें अवगत करवाया जा सके, हम विश्व के बारे में जो है जान सकें, विश्व पटल पर क्या चल रहा है, ये सारी की सारी एडवांस स्ट्रेटजी हमारे अंदर भी आ सके। इन सब चीजों को सोच करके चलने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन? टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अपने समय का बहुत ही दूरदर्शी शासक, अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने के उद्देश्य से, अब देखिए यही स्ट्रेटजी आज अपनाई जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर होता है। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद बहुत सारे देशों के जो राजदूत होते हैं उनके साथ मीटिंग की जाती है, बहुत सारे राजदूतों के साथ मीटिंग की जाती है, और विदेशों में जो अपने राजदूत हैं वो भी वहां के राष्ट्राध्यक्षों से मीटिंग करके समर्थन बनाने की, अपना दृष्टिकोण, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने का प्रयास करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इसलिए किया गया था। यही स्ट्रेटजी उस वक्त टीपू सुल्तान अपना रहा था। वो क्या कर रहा था कि अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने के उद्देश्य से उसने फ्रांस में, तुर्की में जो कुस्तुनतुनिया हुआ करता था, ईरान, फारस के अंदर, पेगू, म्यांमार में आधुनिक पद्धति पर अपने दूत भेजे थे। क्या भेजे थे? अपने एम्बेसडर्स भेजे थे। चाहे फ्रांस ले लीजिए, चाहे तुर्की ले लीजिए, या फारस मतलब ईरान या म्यांमार में। हैदर अली अपने राज्य का विस्तार तो करता है लेकिन दूतावासों पर उसने ध्यान नहीं दिया। मीर कासिम था ही नहीं, और शाह आलम द्वितीय तो एक कमजोर शासक था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? टीपू सुल्तान, बार बार हो रहा है ये बात आ रही है टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ते हुए मारा गया, अपने राजधानी की रक्षा करते हुए, और राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। कौन सी राजधानी थी? श्रीरंगपट्टनम। ओके, मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया, यहीं पर उसने जेकोबिन क्लब, चूंकि फ्रांसीसी क्रांति से बड़ा प्रेरित था। टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसी क्रांति से बड़ा प्रेरित था। जब उसने अपनी राजधानी बनाई थी, कौन सी? अपनी राजधानी जो मैसूर थी, मैसूर से कहाँ ले गया था? श्रीरंगपट्टनम ले गया था, और वहां पर जाकर उसने जेकोबिन क्लब की स्थापना की थी। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रेरित था और इसीलिए उसने जेकोबिन क्लब की स्थापना की। उसका स्वयं सदस्य बना और अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। अपनी जो राजधानी थी उसमें फ्रांस और मैसूर की मित्रता का प्रतीक लगवाया। जैसे मैंने बात की थी आपसे कि जब भी कोई दो देश आपस में संबंध रखते हैं तो क्या होता है कि वो कल्चरल जो सिंबल्स होते हैं वहाँ के कोई कॉमन कोई भी पॉइंट ढूंढ करके और उस चीज़ को भुनाने का प्रयास करते हैं।
ठीक इसी तरह से एक डिप्लोमेटिक जो है इवेंट था ये कि वो स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बनता है ताकि फ्रांसीसियों से नज़दीकी दिखाई जा सके, फ्रांसीसियों से नज़दीकी दिखाई जा सके। क्योंकि डिप्लोमेसी के अंदर क्या होता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। फ्रांसीसियों का दुश्मन कौन? अंग्रेज। टीपू सुल्तान का दुश्मन कौन? अंग्रेज। तो इसीलिए उसने फ्रांसीसियों से नज़दीकी बढ़ाई, जैकोबिन क्लब का सदस्य बनता है और जो ट्री ऑफ लिबर्टी या स्वतंत्रता का वृक्ष है फ्रांस और मैसूर की जो मैत्री का प्रतीक बना करके कहां पर स्थापित करवाता है? बताइए कहां पर? श्रीरंगपट्टनम में। मैसूर में नहीं, राज्य का नाम मैसूर था लेकिन राजधानी श्रीरंगपट्टनम स्थानांतरित कर दिया अंग्रेजों ने। टीपू के हार के बाद वापस से मैसूर राजधानी बना दी थी, श्रीरंगपट्टनम को हटा दिया था। ठीक है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, बताइए एक ही ब्रिटिश जनरल है जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध में किसको हराया था? ब्रिटिश हैदर अली को। किसको हराया था? ब्रिटिश जनरल कौन था जो पोर्टो नोवो के युद्ध में हराता है हैदर अली को? कैप्टन पॉपम, सर आयरकूट, हेक्टर मुनरो या जनरल गोडार्ड? तो इसका आंसर है सर आयरकूट। क्या आंसर है इसका? सर आयरकूट। 1 जुलाई 1781 को जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है उसके दौरान पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश कमांडर सर आयरकूट ने हैदर अली को पराजित किया। इस जीत ने दक्षिण भारत में ब्रिटिश स्थिति को मजबूत किया। देखिए, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये कई युद्धों की श्रृंखला थी। अलग अलग स्थानों पर अंग्रेजों के साथ उनके युद्ध लड़े गए। अभी हमने देखा कि एक युद्ध कौन जीतता है? हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान जीतता है। लेकिन पोर्टो नोवो का कौन सा युद्ध? पोर्टो नोवो का युद्ध सर आयरकूट जो था, जो कि एक अंग्रेज जनरल था, वो जीतता है। और कौन हारता है? हैदर अली। ओके। हेक्टर मुनरो की अगर हम बात करें तो ये बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा था। हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध 1764 के अंदर हुआ। ओके, तो जुड़े रहिए और क्वेश्चंस के लिए दिग्गज एकेडमी के साथ। धन्यवाद।